जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार द्रोह का पीटी होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसके डे 5 को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपको उसको लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो को दोस्तों आप एक लाइक कर दीजिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2024 को कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजरबैजान में किया गया। कहाँ पे? अजरबैजान। एक सेकंड दोस्तों, अजरबैजान में किया गया है। और अजरबैजान कहाँ पर दोस्तों? तो इसकी जो राजधानी कहाँ हो जाएगी? बाकू में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे जो है अजरबैजान, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों जो कोप 28 हमारा है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आप सभी को ध्यान रखना होगा, ये आपके यूएई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और कोप 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों कोप 30 जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये ब्राज़ील में किया जाएगा। कहाँ पे? ब्राज़ील में जो है आपके कोप 30 का आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें प्लास्टिक उत्पादन जो है वो सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप पे सबसे अधिक जो यहाँ पे क्या किए गए हैं? तो प्लास्टिक उत्पादन किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2024 तक कुल प्लास्टिक का उत्पादन कितने मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों कितना है? तो 700 मीट्रिक टन है दोस्तों, यहाँ पे पहुंचने का अनुमान है। कितना? 700 मीट्रिक टन है यहाँ पे पहुंचने का अनुमान है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर दोस्तों 2024 नहीं होगा, 2040 होगा। कितना? 2040 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे पास है, ये किस संस्था द्वारा जारी होती है? तो आप सभी ध्यान रखना होगा, ये नीति आयोग द्वारा जारी होती है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना होती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि SDG में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों जो SDG में है इसमें कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? टोटल 17 लक्ष्य शामिल किए गए। कितना? 17 लक्ष्य शामिल किया गया है SDG में। अगला सवाल कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? केरला। तो केरल राज्य जो है ना वो क्या है? सतत विकास लक्ष्य में वो टॉप पर है। अगला सवाल कह रहा है कि सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका सीरिया और तुर्की में जो आया था भूकंप, इसके लिए जो भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम क्या होगा? ऑपरेशन दोस्त। क्या होगा? ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑपरेशन अमानत जो है ना इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है दोस्तों, इससे संबंधित हो जाएगा आपका ऑपरेशन अमानत। अगला सवाल कह रहा है कि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया है। तो ऑपरेशन गंगा की दोस्तों हम बात करेंगे तो ये किसके लिए चलाया गया है? तो ये यूक्रेन के लिए चलाया गया है। किस लिए? यूक्रेन के लिए चलाया गया है। अगला सवाल क्या है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 60वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों ये देश कौन सा करेगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 60वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत द्वारा किया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो एंटोनियो जो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस, यही क्या हो जाएंगे? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच स्थित है। दोस्तों जो यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता है, ये जो हमारे पास हो जाएंगे, ये इंडिया और जापान के बीच में स्थित है। किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में आपका हो जाएगा यूनिकॉर्न मस्तूल। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि जिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में स्थित है। दोस्तों जिम्बैक्स जो है हमारे पास वो इंडिया और जापान के बीच में स्थित। कहाँ पे? इंडिया और जापान के बीच में स्थित हो जाएगा। कौन सा? जिम्बैक्स। जिम्बैक्स नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों जो जिम्बैक्स नौसेना अभ्यास 2024 है, इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर जो है इसी में आपके जो जिम्बैक्स का आयोजन किया गया है 2024 ईस्वी में। अगला सवाल कह रहा है कि रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों जो रियाद है, आप नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, जो रियाद है दोस्तों ये कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में। कहाँ पे?
सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो शिक्षा सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दुबई में किया गया है। कहाँ पे? दुबई में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC में कुल हमारे पास 21 देश शामिल है। कितना? 21 देश यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री जो है उस वक्त थे वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो इजराइल के प्रधानमंत्री है इन्हें को ही जो है गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों अल अक्सा जो मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना होगा ये आपके इजराइल में हो जाएगा। कहाँ पे? इजराइल में आपके हो जाएंगे अल अक्सा मस्जिद, इसे भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों कहाँ पे? द हेग में। कहाँ पे? नीदरलैंड के द हेग में आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपराधिक का मुख्यालय हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ना, ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था, 1967। ठीक है, और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ पे? जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है। आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों आसियान में कुल जो सदस्य देश हमारे पास हो जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? आसियान में कुल कितने देश हमारे पास है? 10 देश है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये होता है ASEAN। आसियान हुआ। ये मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है दोस्तों, आसियान होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताइए कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं हम आपको पता है कि नहीं। जो आसियान है इसका स्थापना कब हुई थी? यदि आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा है? 84वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे पास। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये 2001 ईस्वी में हुआ था। इसी के तहत जो है ना 2026 तक जो है विधानसभा की सीटों में कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका है इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। इसमें कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सभी किसमें आते हैं? तो कार्यपालिका में आते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक है, जो निर्माण पोर्टल है दोस्तों इसका जो शुभारंभ किया गया है ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? जो टेक्सटाइल मिनिस्टर होता है ना, कपड़ा मंत्रालय, तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा है ना इसकी स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा है इसका संबंध किससे है? तो पैरा शूटिंग से हो जाएगा। किससे? तो पैरा शूटिंग से हो जाएगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। 16 महाजनपद में से ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित था वो कौन सा था? देखिए दोस्तों जो 16 महाजनपद थे ना उसमें जो टोटल 15 महाजनपद थे वो सभी के सभी उत्तर भारत में थे, लेकिन दोस्तों एक जो थे ना वो दक्षिण में स्थित थे। उसका नाम क्या था? असमक। क्या नाम था दोस्तों? असमक था। और किस नदी पर स्थित था? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस शांति के तहत समाप्त हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था दोस्तों कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे ना, कौन थे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार, उनका नाम क्या था? फर्डिनेंड। फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। फर्डिनेंड की हत्या कहाँ पर था? सराजेवो में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है फर्डिनेंड की हत्या का तत्कालिक कारण था क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव जो शरीर है इसकी जो सबसे बड़ी
जनन कोशिका होती है वो कौन सी होती है, ओभा, क्या होती है, ओभा। और सबसे छोटी क्या होती है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में पेश किया गया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो एलपीजी मॉडल है ये आपके कब आया था, 1991 में एलपीजी मॉडल आता है। और इस वक्त पीएम कौन थे हमारे देश के, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। उस वक्त कौन थे, प्रधानमंत्री थे हमारे देश के नरसिम्हा सिम्हा राव जी जो थे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से होगा। दोस्तों पट्टचित्र जो है ना ये आपके किस राज्य से हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से हो जाएगा संबंधित पट्टचित्र, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने का कितने आधार है दोस्तों, तो मानव विकास सूचकांक है ना इसको प्रकाशित करने का जो आधार है हमारे पास 3 आधार होता है। पहला दोस्तों क्या होता है हमारे पास, तो जीवन प्रत्याशा, क्या होता है, जीवन प्रत्याशा होता है, ठीक है। और हम बात करें दूसरे आधार की, तो दोस्तों दूसरा आधार जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा होगा, शिक्षा, कौन सा होगा, शिक्षा दूसरा होगा। और तीसरा दोस्तों क्या होता है आपके पास, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये दोस्तों क्या होते हैं आपके, तो मानव विकास सूचकांक क्या होते हैं, स्तर होते हैं। चलिए लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है। दोस्तों लाल सेना और चेका सेना जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो आपके रूसी क्रांति से हो जाएगा। किससे, रूसी क्रांति से इसका संबंध है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये आयोग कौन सा था हमारे पास, सरकारिया आयोग था। कौन था, सरकारिया आयोग के द्वारा ये सिफारिश किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सरकारिया आयोग, ठीक है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये दोस्तों बना था 1983 में। और इसने अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था, फाइनल रिपोर्ट 1988 में अपना फाइनल रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है। दोस्तों निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, ये आपके अनुच्छेद कौन से जाएंगे, आर्टिकल नंबर 28 में निजता यानी कि राइट टू प्राइवेसी की चर्चा की गई है। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों वो देश कौन सा हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से एक और से लिया गया है, कौन सा, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी दोस्तों ये भी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अपने देश के संविधान में। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन सा है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना सबसे न्यूनतम जो महिला साक्षरता हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ के, राजस्थान का। और सबसे पुरुष साक्षरता जो कम है वो कहाँ पे होंगे, तो बिहार में सबसे कम हो जाएंगे। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति की महाभियोग होती है ना, ये आपके आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा की गई है। और इसमें जो भाग लेते हैं वो संसद के सदस्य, सभी सदस्य लेते हैं भाग, ठीक है। जिसमें लोकसभा राज्यसभा आते हैं तो संसद के सभी सदस्य जो होते हैं इसमें भाग लेते हैं, किसमें, राष्ट्रपति के महाभियोग में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया था। तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों, ये आपको दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। और वो समिति कौन सी थी, तो LM सिंघवी समिति थी। LM सिंघवी समिति द्वारा इसको ये दर्जा दिया गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जिसे सिल्क सिटी कहते हैं। दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो हम लोग भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिल्क सिटी किसे कहते हैं, भागलपुर जिला जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया था। दोस्तों जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसका जो ये है विशिष्टाद्वैतवाद, इसका मत किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये जो है ना आपके पास रामानुजाचार्य द्वारा, ठीक है। रामानुजाचार्य द्वारा जो है ये विशिष्टाद्वैतवाद का जो है आपके दिया गया था। अगला है कि युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया है। तो दोस्तों ये जो युविका कार्यक्रम है ना आपके, ये इसरो द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा, इसरो जो है हमारे पास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा इसकी स्थापना की गई है, मतलब कि चलाया जा रहा है। प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है ना बंगाल के जो जिला था वो था नदिया जिला। कौन सा, नदिया जिला था। और अगर हम बात करें कि वो कौन सा नदी था दोस्तों, वो नदी दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो भागीरथी नदी हो जाएगी। कौन सी, भागीरथी नदी पर ये बनाया गया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा।
किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, तो 358 के तहत जो है ना, जब 358 लगेगा ना, तो उसके साथ जो हमारे पास अनुच्छेद 19 में जो शामिल 6 मूल अधिकार है, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किस धातु से योग से बना होता है दोस्तों, तो जर्मन सिल्वर की हम बात करें अगर, तो जर्मन सिल्वर दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें होता है दोस्तों कॉपर, ठीक है, जिंक और प्लस में निकेल, ये तीनों धातु से मिलकर बना होता है क्या, जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था, तो दोस्तों वो कौन सा था, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध था। कौन सा, तृतीय कर्नाटक युद्ध था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो गई थी दोस्तों, उसके बाद जो बंगाल के नवाब बने थे वो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना होगा, उसका नाम था सिराजुद्दौला। कौन थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसिटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मीर कासिम, क्या होगा, मीर कासिम इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, तो दोस्तों वो जो विदेशी का नाम क्या हो जाएगा जिसने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, उसका सही जवाब क्या होगा, विक्टर जाकेमा। कौन थे, विक्टर जाकेमा इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, दोस्तों वो कौन थे, टीपू सुल्तान। कौन थे, टीपू सुल्तान थे जिन्होंने भारत आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, तो दोस्तों वो कौन थे, आपको ध्यान रखना होगा, वो थे कौन, हैदर अली। कौन थे, हैदर अली थे। ये किसके सहयोग से, तो फ्रांसीसियों के सहयोग से किए थे। ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी, तो दोस्तों जो ब्लैक हॉल है इसकी घटना जो हुई थी ये आपके किसके समय में हुई थी, सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। सिराजुद्दौला के समय में ये घटना घटित हुई थी, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब और किस संधि के तहत दोस्तों, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके 1790 से लेकर के 1792 में हुआ था, और ये किस संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है ना इसकी समाप्ति हो गई थी। चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, दोस्तों पहला कौन सा आपके पास आएगा, आर्कियन आएगा, ठीक है, पहला आर्कियन आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, धारबार आएगा, यानी कि 4 नंबर पर आएगा धारबार। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आपके पास, तो कुरप्पा आएगा, कुरप्पा मतलब 1 नंबर पे, और फिर विंध्यन आएगा। इस प्रकार 3 4 1 2 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये जो युग कौन सा हमारे पास हो जाएगा वो क्रीटेशियस युग हो जाएगा। कौन सा, क्रीटेशियस युग हो जाएगा, ठीक है, क्रीटेशियस युग। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे, दोस्तों से बोलते हैं गोंडवाना लैंड कहते थे, गोंडवाना लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लोरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसके जो बीच की जलराशि है इसे बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं, टेथिस सागर के नाम से इसे जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है, तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी जो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न चट्टान हो जाएगी, वो होगी धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टान, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, दोस्तों महाद्वीपीय जो विस्थापन है इसका सिद्धांत जो दिया गया था ये आपके अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है, तो दोस्तों जब ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा होते हैं जब ठंडा होते हैं तो किस चट्टान का निर्माण होता है, तो वो होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किसका, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों सबसे पुरानी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पुरानी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो आर्कियन हो जाएगी, ठीक है। पुरानी दोस्तों क्या हो जाएगी? आर्कियन। आर्कियन चट्टान जो है वो क्या होगी? पुरानी होगी। जबकि नवीनतम की हम बात करें अगर, नया वाला, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो क्या होगा? न्यू हो जाएगा, नया वाला। भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भूमिकीय सेल समूह किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग गोंडवाना के नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ गोंडवाना आएगा ना दोस्तों, वहाँ वहाँ कोयला भी आएगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम लिखिए। मतलब आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों छोटा कौन सा होगा? अफगानिस्तान आएगा, ठीक है। अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर से लगा हुआ है। उसके दोस्तों कौन से है? भूटान आएगा। भूटान जो है सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर में लगती है। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा? तो म्यांमार आएगा। म्यांमार, ये इसका की सीमा कितनी लगती है तुम्हारे पास? 1643 किलोमीटर में लगती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेपाल आएगा, 1751 में लगेगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? पाकिस्तान आएगा। इसकी सीमा लगती है कितना? तो 3323, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? चाइना आएगा। चाइना कितना लगता है दोस्तों? तो ये लगता है आपको 3488। और लास्ट में कौन आएगा? तो बांग्लादेश आएगा, जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर से लगती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो दोस्तों इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे। चलिए, अगला कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? दोस्तों जो था निर्वाचित होने का संविधान, वो कितना था? 101 सदस्य को। अधोरेखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। जैसे अगस्त घोषणा कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अगस्त 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? अगस्त 1917 में घटना होती है। और हम बात करें अगर मैकडोनाल्ड अवार्ड का, ये दोस्तों का हुआ था 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 1932 को हुआ था। और हम बात करें कि अगस्त प्रस्ताव, ये कब हुआ था दोस्तों? अगस्त 1940 में हुआ था अगस्त प्रस्ताव। और हम बात करें किसका? बेबल योजना, ये अगस्त 1945 में हुआ था। अगस्त 1945 में हुआ था। ये क्या आपके पास सीरियल में ही दिया रखा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये 1 अप्रैल 1935 को पारित हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1935 को ये पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में एक प्रथम बार जो है ना, एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान जो है, ये किस अधिनियम में किया गया था? तो वो अधिनियम कौन सा था? 1909 का भारत शासन अधिनियम था, ठीक है। इसी में कहा गया था। और इससे पहले चुने गए थे, उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम सदस्य थे भारत की ओर से, प्रसाद सिन्हा। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल कौन कौन हो जाएंगे? यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा, कौन कौन थे? केंद्रीय विधानसभा। और प्लस में दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद। कौन सा? राज्य परिषद। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? दोस्तों केंद्र में जो द्वैत शासन लगाया गया था, वो 1935 के एक्ट के तहत लगाया गया था। 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? तो दोस्तों महिलाओं को वोट देने का 1919 में पहली बार दिया गया था। और पहली बार जो मत दिया था दोस्तों, 1926 में महिलाओं द्वारा पहली बार मत गिराया गया था। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा था जिसके तहत ऐसा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये दोस्तों किसमें दिया था? 1909 के अधिनियम में कहा गया है। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट में से अलग कर दिया था? दोस्तों वो अधिनियम कौन सा था? 1919 का भारत शासन अधिनियम था, जिसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? दोस्तों वो कौन सा था? तो 1900 हमारे पास 9 वाला था। 1909 का भारत शासन अधिनियम था, जिसके तहत जो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय से संबंधित हो जाएंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला सवाल कह रहा है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई थी?
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये था 1919 के एक्ट के तहत गठित की गई थी। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह व्यक्ति का नाम क्या होगा? उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था उसका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसका नाम था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसका नाम था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो दोस्तों वो कौन सा था? तो रॉलेट एक्ट 1919 था। कौन था? रॉलेट एक्ट 1919 का था अधिनियम। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संवैधानिक जो आयोग है 1928 अध्यक्षता किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो ये आपके सर जॉन साइमन द्वारा होता है। किसके द्वारा? सर जॉन साइमन के द्वारा जो है ना, साइमन कमीशन की स्थापना किया गया था। और जब ये भारत आया था तो इसको साइमन गो बैक का नारा लगा करके इसे इसका विरोध किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? दोस्तों कौन सा था? 1937 के जो अधिनियम था उसी के तहत जो है संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का प्रवर्तित किया गया था। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो एक संघीय जो अदालत थी दोस्तों इसकी स्थापना 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा? एक सेकंड यहाँ पर गलती हो गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत? तो 1935 होगा। कौन सा? 1935 होगा। 1937 नहीं होगा, 1935 होगा। ठीक है, आप इसे सही कर दीजिएगा। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के तहत की गई थी? तो दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो वो था माउंट बेटन योजना। कौन सा था? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना इसका नाम था। ठीक है दोस्तों, ये कब आया था? 3 जून 1947 को ये आया था। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था? दोस्तों तारीख का कौन था? 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल गया था। यूनेस्को में शामिल भारत के एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सी है दोस्तों? वो है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। ये कहाँ पे आपको मिल रहे हैं? सिक्किम में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जो 1983 में शामिल हुई थी? दोस्तों बहुत सारा है, जैसे कि ताजमहल हो गया, आपका ताजमहल हो गया। ठीक है, इसके साथ आपके आगरा का किला हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, आगरा किला हो गया। उसके साथ ही हम बात करें अगर तो अजंता की गुफाएं हो गया, अजंता की गुफाएं, ये सभी आपके कौन हो जाएंगे? 1983 में शामिल किए गए थे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को में शामिल भारत के कुल कितने साइट है दोस्तों? तो वर्तमान में कितने हैं? 43 है प्रेजेंट टाइम पर। अब हम 39 दोस्तों हम बात करें वो कौन सा था? रमप्पा मंदिर। कौन सा था? रमप्पा मंदिर था 39 का, जो कहाँ पर दोस्तों? ये आपके पास तो तेलंगाना में है। और किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो ये आपके शिव भगवान को समर्पित मंदिर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 40वां धरोहर कौन सी है दोस्तों? 40वां की हम बात करें तो ये धोलावीरा है। कौन सा? धोलावीरा होगा 40वां। कौन सा? धोलावीरा 40वां। ठीक है, ये कहाँ पे दोस्तों? ये आपके गुजरात में हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम बात करें कि 41 दोस्तों कौन है? शांति निकेतन। कौन सा है? शांति निकेतन है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो आपके वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। साथ ही हम बात करें 42 नंबर का जो धरोहर है दोस्तों वो कौन सी हमारे पास है? होयसल। होयसल दोस्तों कहाँ पे? होयसल मंदिर यहाँ पे कहाँ पे? कर्नाटक में होगा। कहाँ पे? कर्नाटक में होयसल मंदिर होगा। और दोस्तों लास्ट हमारे पास है 43 नंबर का, ये कहाँ? असम का मोइदम। ठीक है, असम का जो मोइदम है दोस्तों ये आपके क्या हो जाएंगे? लास्ट वाला यानी कि 43 नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए डे 1 से लेकर के डे 5 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल लग रही होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।